हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है सेल यानी कोशिका। और कोशिका में हम बहुत सारे बातें कर चुके हैं और कोशिका में जो बातें हम कर चुके हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ के बारे में हम बात कर लिए हैं। सेल में क्या चीज़ होता है कि अगर ये होता है सेल, ठीक है, ये है, और ये है केंद्रक, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस वाला ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यानी हम इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक। न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना। तो इस दोनों पर हम बात कर लिए हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि ये क्या होता है, एक जीवित संरचना होती है। और ये क्या होता है कि सेलेक्टिव रूप से क्या होता है, चयनात्मक रूप से पारगम्य होता है कि अंदर क्या चीज़ जाएगा, पानी जाएगा, पोषक तत्व जाएगा, कितना जाएगा, कब नहीं जाएगा, ये कौन सा डिसाइड करता है, ये कोशिका झिल्ली डिसाइड करता है। और ये एक माना जाता है कि सेल का एक सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड का जो काम है वो ये काम करता है। क्लियर है। और ये किसकी बनी होती है, तो ये भी बात आपको पता है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है ना। तो ये चीज़ आप वहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो केंद्रक है, केंद्रक में हम बहुत सारा चीज़ पढ़े। क्या चीज़, एक हम पढ़े केंद्रक झिल्ली के बारे में पढ़े, है ना। और इसी में हम पढ़े डीएनए, आरएनए, हम इसी में पढ़े जीन, इसी में पढ़े क्रोमोजोम, यानी इसको हम बोलते हैं गुणसूत्र, है ना। तो ये जो सारी बातें हैं वो हम कर चुके हैं। अब जो हमारा जो बात बच गया है वो बात बच गया है ये जो बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला, हम इसी को, ये क्या है, ये दर्भ है, यानी इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, या इसको हम बोलते हैं कोशिका दर्भ, है ना। तो अब जो हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होता है ये चीज़ें पढ़ लेना है। और जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे तो पूरा मेरा जो सेल है वो समाप्त हो जाएगा। क्लियर। तो इतना भी बात है। तो अब हम शुरू करेंगे, वो शुरू होंगे कोशिका दर्भ या साइटोप्लाज्म। क्लियर। हम आपसे पहले भी कहे हैं कि जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो भी बात हम बोल रहे हैं कि उसका लोकेशन कहाँ है, यानी वो कहाँ पर रहता है और उसका कार्य क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। तो जब भी हम बात करेंगे, जैसे हम बात किए थे किसका, कोशिका झिल्ली का, तो कोशिका झिल्ली का क्या काम है, सिक्योरिटी गार्ड का, कि कौन सा चीज़ अंदर जाएगा, कौन सा चीज़ बाहर आएगा। केंद्रक का क्या काम है कि पूरा जो सेल को है वही कंट्रोल करता है। उसमें अनुवांशिक पदार्थ भी होता है जिसमें हम डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़े, कोशिका विभाजन के बारे में पढ़े, है ना। यहीं से एक था न्यूक्लियोलस, वहाँ से कोशिका विभाजन की शुरुआत होती है ना। तो ये सब जो बातें हैं वो हम पढ़ लिए हैं। अब जब हम पढ़ेंगे ये जो साइटोलॉजी है या साइटोप्लाज्म है ना, तो इसी में अब हम पढ़ते हैं कि ये कहाँ पे होता है। तो हम इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, यानी हम इसको बोलेंगे कोशिका दर्भ। दर्भ का मतलब क्या है, पानी, नहीं जाता पानी है यानी लिक्विड में है। और लिक्विड में जो चीज़ रहेगा वो क्या रहेगा, घुला हुआ रहेगा, है ना, उसी में रहेगा। तो अब जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे कोशिका दर्भ, साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा जहाँ पर, साइटो शब्द जहाँ पे आए वो कोशिका के लिए होता है, और प्लाज्मा जहाँ होता है वो दर्भ के लिए आता है, लिक्विड के लिए आता है ना। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो गया, ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, कोशिका दर्भ हो जाएगा। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कोशिका दर्भ। अब कोशिका दर्भ में कार्य क्या होता है ना। कोशिका दर्भ का कार्य क्या होता है, यानी इसमें ये जो पानी है इसमें क्या चीज़ होते हैं, ध्यान रखिएगा। या तो आएगा कोशिका दर्भ, या एक शब्द और आता है
उसका नाम है जीव द्रव। तो दोनों एक ही बात है कि ऐसा ना हो कि जीव दर आए तो कौन सा जीव की बात हो रहा है, ये चीज़ दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेल कोशिका द्रव ही है, वो है जीव द्रव है ना। तो कोशिका द्रव में क्या होता है, क्या चीज़ें होती है, क्यों है ये यहाँ पे, नहीं दिमाग में बात आना चाहिए, और आता भी होगा और आ भी गया होगा। तो जितने भी बायोलॉजिकल क्रियाएं होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है, वो होता है कोशिका द्रव में। यानी जैव रासायनिक जो प्रक्रिया है या जैव रासायनिक जो प्रतिक्रिया है वो कहाँ होती है, वो होती है कोशिका द्रव में होती है। क्लियर है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानी जीव द्रव या कोशिका द्रव में क्या होता है कि जीवन से संबंधित है ना सभी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया या प्रक्रिया होती है, वो इसी में होती है ना। और इसी को हम बोलते हैं जीवन का आधार है, जीवन का आधार है। वो कैसे कैसे होता है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वो चीज़ आपको समझ आए। यानी जीवन का जो है वो एक भौतिक आधार है या जीवन का आधार है। तो जीवन का क्या है, भौतिक आधार। जैसे होता है ना कि ग्लूकोज टूटता है, तो वो सब जो टूटने वाला काम है, जो भी रासायनिक प्रतिक्रिया है, वो कैसे होता है हम पढ़ेंगे भी। लेकिन इतना बात आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि जितनी भी रासायनिक प्रतिक्रिया है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, वो क्या है, वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो किससे मिलकर बना है, वो कोशिका से मिलकर बना है, बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना है। जब कोशिका जो सही से काम करेगा तभी जो है हमारा शरीर सही से काम करेगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमें पढ़ना है कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें क्या चीज़ें होता है, ये चीज़ तो हम पढ़ लिए कि इसमें जैव रासायनिक प्रतिक्रिया होता है, कैसे होता है, कौन कौन करता है, वो चीज़ें अगर आपको पता चल जाए तो चीज़ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसमें पार्ट क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट है जो जैव रासायनिक प्रतिक्रिया करता है, किसमें, कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में। क्लियर। इस फिगर को आप ध्यान रखिएगा कि इसमें हमेशा आपको ये एहसास होता रहेगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, है ना। यानी कि जब हम अब पढ़ेंगे जो भी बात बोलेंगे, इसका मतलब है कि ये कहीं न कहीं यहाँ पे ही होगा, ये बीच वाला पार्ट में ही होगा, पानी में होगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो कोशिका द्रव या इसी का एक और नाम आता है कोशिकांग। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि कोशिकांग होता है। कोशिका द्रव को ही हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं, है ना। इसके भाग क्या होते हैं, ये कितने टाइप का होता है, यानी कोशिका द्रव में क्या क्या चीज़ें होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब आपको पढ़े है कि एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या करता है कि कौन सा चीज़ बाहर जाएगा, कौन सा चीज़ अंदर आएगा, है ना, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। तो यहाँ जो इसमें भी जो भी कंपोनेंट होता है उसमें कुछ में झिल्ली होती है, कुछ में झिल्ली नहीं होती है, किस में डबल झिल्ली होती है ना। क्यों होती है हम इस पर बात करेंगे। लेकिन झिल्ली का एक ही काम है कि या तो जो हमारा जो सेल है, अगर मान लो सेल की झिल्ली है तो सेल में जो है जल कितना जाएगा, पोषक तत्व कितना जाएगा, यानी न्यूट्रिएंट कितना होगा, इसका यही काम है। कब इसको बाहर निकालना है, कब अंदर निकाल डालना है, तो वो कौन डिसाइड करता है, कोशिका झिल्ली डिसाइड करता है। तो उसी टाइप से जो कोशिका झिल्ली है या जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, वो इसमें भी जो भी कंपोनेंट है उसमें रहता है। तो ये हम इसमें डिसाइड कर लेते हैं। इसमें एक होता है डबल झिल्ली यानी डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली युक्त
है ना। इसको बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन, यानी इसको बोलते हैं एकल झिल्ली। और ये होता है विदाउट मेम्ब्रेन, यानी इसमें झिल्ली नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन, यानी बिना झिल्ली के, बिना झिल्ली के, और झिल्ली रहित तो बोल सकते हैं। ये संरचना है। क्योंकि कभी कभी सवाल ये आ जाता है, एक बार दरोगा में ये सवाल पूछा भी है कि कौन सा डबल मेम्ब्रेन वाला है, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन सा बिना मेम्ब्रेन का है ना। तो ये आसान है, लेकिन ये सवाल जब आएगा तो थोड़ा मुश्किल लगता है। जब आप नहीं पढ़े हैं तब तो और नहीं समझ में आएगा, है ना। तो बड़ा आसानी से आप समझिएगा। एक होता है, इसमें बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इसका हिंदी में नाम है सूत्रकणिका। ये क्या होता है? ये होती है डबल मेम्ब्रेन। हम आगे पढ़ेंगे भी इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में। और दूसरा होता है, वो होता है प्लास्टिड, यानी इसको बोलते हैं हम लवक। क्लियर? तो जो है यानी डबल झिल्ली वाला कौन हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया, और एक हो गया प्लास्टिड। नहीं, कितना आसान है। सिंगल वाले क्या होते हैं? सिंगल वाले कौन कौन होते हैं? एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं ER, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी हिंदी में इसका नाम है अंतः पर्दवी जालिका, है ना, अंतः पर्दवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या होता है? सिंगल झिल्ली युक्त संरचना है। क्लियर? दूसरा आता है, इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, और हिंदी में इसको बोलते हैं गोल्जी, गोल्जी कॉय, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? गोल्जी कॉय, और ये जो इंग्लिश में है इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। और एक इसी में होता है लाइसोसोम, या हिंदी में क्या होता है? लाइसोजोम। तो आपको जो पढ़ना है लाइसोजोम या लाइसोसोम, ये दोनों चल जाएगा, क्योंकि हिंदी में इसको लाइसोजोम बोलते हैं, और इंग्लिश में लाइसोजोम बोलते हैं और हिंदी में लाइसोसोम बोलते हैं। तो आपको कोई भी याद रखिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ ध्यान रखना है। क्लियर है? और इसी में एक आता है विदाउट मेम्ब्रेन में, जो आता है जिसमें झिल्ली नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं राइबोसोम, या इसको हम बोलते हैं राइबोसोम, है ना। एक तो ये है, और दूसरा होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, केंद्रक काय। ये चीज़ें हैं। अब इसको आप ध्यान से सुनिए, इतना ही पढ़ना है, इतना ही पाया जाता है। किस में ये पाया जाता है? कोशिका दर में या कोशिकांग में। जब आपको इतना जानकारी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जो कोशिका है, कोशिका दर है, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें से अब जो हमें पढ़ना है, अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से रखिए कि डबल मेम्ब्रेन वाला कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय हिंदी में, या लाइसोजोम। और एक होता है जिसको हम बोलते हैं बिना झिल्ली का होता है, उसको हम बोलते हैं राइबोसोम, और एक होता है सेंट्रोसोम। अगर सवाल आ जाए कि बिना झिल्ली वाली जो संरचना है वो कौन सी होती है, तो आपको क्या बताना है कि वो होता है या तो ऑप्शन में राइबोसोम या सेंट्रोसोम। एक देगा और बाकी तीन को यहाँ कहीं से देगा, है ना। तो ये चीज़ जो है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक करके इसको देखेंगे, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब जो हम पढ़ेंगे वो कोशिका द्रव में ही, यहाँ लिख भी देते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में ही, और उसी का एक पार्ट है जिसको हम क्या पढ़ेंगे, डबल मेम्ब्रेन वाला, है ना। और डबल मेम्ब्रेन में क्या था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं सूत्र कणिका। क्लियर? या तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको ध्यान रखना है या तो सूत्र कणिका ध्यान रखना है। क्लियर है? इसकी संरचना महत्वपूर्ण है। इसका फिगर क्या होता है, इसका फिगर इस टाइप से होता है। एग्जैक्टली फिगर नहीं है, आपको पता होना चाहिए, है ना। इस टाइप से मान लेते हैं कि ये है किसका फिगर है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया का ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो अंदर में जो पूरा द्रव होता है, ये जो पानी होता है, इसका द्रव को ये बोलता है मैट्रिक्स, यानी ये जो द्रव है उसको क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। और ये जो बाहर वाला जो है, ये जो देख रहे हैं लेयर, यही है झिल्ली, है ना, ये झिल्ली है। और इसी झिल्ली को ये बोलता है, ये बोल देता है क्रिस्टी। क्या बोलता है? क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। हिंदी में इसको इससे क्रिस्टी है, यानी ये क्या है, झिल्ली है। डबल झिल्ली होती है, यानी दो झिल्ली, एक तो ये है और एक बाहर से जो हम लोग पढ़ते हैं, एक बाहर वाला है। क्योंकि ये कोशिका द्रव में होता है तो इस टाइप से क्या होता है कि एक बाहर वाला झिल्ली, एक अंदर वाला झिल्ली। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। तो यहाँ तो हम पढ़ते भी हैं कि ये होता है डबल झिल्ली युक्त, यानी दोहरी झिल्ली संरचना। ये इसी में होता है, वो होता है डीएनए, डीएनए, है ना। यानी अगर हम इस संरचना की बात करें, जैसे ये वाला जो था, ये है न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियस में ही होता है, क्या होता है, डीएनए और आरएनए, है ना। लेकिन हम ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहीं क्या है, वो कोशिका द्रव में है, इसमें है ये वाला। तो इसमें अगर मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ है, तो इसमें भी होता है डीएनए। ये सवाल आता है कि केंद्रक से बाहर जो है वो डीएनए कहाँ होता है, तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है तो बताना है कोशिका द्रव में होता है। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। और इसी में होता है, वो होता है राइबोसोम भी। तो राइबोसोम का क्या काम है हम आगे पढ़ेंगे। यानी एक तो है कि डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। और जो डीएनए होता है इसको हम बोलते हैं एमडीएनए। एम का मतलब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। क्लियर? इतना बात आपको पता है कि इसकी जो झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और इसमें जो द्रव होता है, जो पानी होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। और जो है ना, केंद्रक से बाहर जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डीएनए होता है, जिसको हम बोलते हैं एमडीएनए। और इसमें क्या होता है, राइबोसोम होता है। अभी राइबोसोम आपको सिर्फ क्या है, ध्यान रख लेना है कि राइबोसोम भी कोई चीज़ होता है ना, प्रोटीन बनाता है। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं। अब इसका माइटोकॉन्ड्रिया का मेन कार्य क्या होता है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, हम क्या बताएं, लोकेशन। और लोकेशन कहाँ है, कोशिका द्रव में। और क्या बताया कि इसका कार्य क्या होता है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं ख़त्म हो जाता है ना। तो इसका कार्य क्या होता है ना, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आपको बताना है इसके बारे में। दोहरी झिल्ली होती है, इसमें डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, मैट्रिक्स है और क्रिस्टी है। इतना 4-5 चीज़ आपको इसी से सवाल आता है घुमा फिरा कर।
इसका जो कार्य होता है वो होता है खाद्य पदार्थ का। खाद्य पदार्थ का मतलब क्या है? एनर्जी वाला, एनर्जी का। जैसे हम क्या खाते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं और वो खाना क्या होता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। और जब ग्लूकोज में बदलता है तो क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। नहीं, हम कुछ भी खाते हैं, चावल दाल कुछ भी खाए तो क्या होता है कि हमारा बॉडी क्या करता है कि उसको तोड़ता है ना। जैसे हम कुछ खाए ये मुंह से, तो हमारा बॉडी यहाँ पर क्या किया, वो छोटा छोटा किया और किस में बदल जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्लूकोज में। और ग्लूकोज से ही हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, जिसको हम एटीपी बोलते हैं। और ग्लूकोज कब एनर्जी देता है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिल जाता है तब, है ना। आप खाना खाए और सांस लिए ही नहीं, ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं, तो क्या होगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, है ना। यानी आपको, और एनर्जी को क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। एटीपी का मतलब होता है एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो हम इस पर आते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम खाद्य पदार्थ यानी एनर्जी की बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि यही जो ग्लूकोज है, यानी क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जैसे C6H12O6, और यही जो ग्लूकोज है किस में कन्वर्ट कर देता है, एटीपी में। और एटीपी का मतलब क्या है, एडिसिन ट्राइफॉस्फेट। हम क्या बता रहे हैं कि ग्लूकोज क्या करता है कि ग्लूकोज ही क्या बदलता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी को एटीपी बोलते हैं। और ये कब करता है, जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पहुंचता है तब। क्लियर। यानी कि C6H12O6 और प्लस अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो इसी को हम बोलते हैं कि एटीपी में, और एटीपी को ही भी बोलते हैं, यानी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट को ही बोलते हैं एनर्जी करेंसी। यानी जितना बनाएगा उतना क्या होगा, हमारे बॉडी काम करेगा, हम जो भी काम करेगा वही एनर्जी का लॉस होता है। आप समझ रहे हैं, ये बात है ना। और जब हम एनर्जी, जब ऑक्सीजन की वजह से कोई भी चीज़ होता है तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एनर्जी कब प्राप्त होता है, जब ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, या इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, है ना। एक शब्द यहाँ से निकल गया, है ना। और जब कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। और जब हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से, सांस के द्वारा, तो इसको हम बोलते हैं वायवीय शोषण, यानी वायु का शोषण करते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी किस वजह से मिल रहा है, वो मिल रहा है वायवीय शोषण की वजह से, वायवीय शोषण, यानी इसको बोलते हैं रेस्पायरेशन की वजह से, यानी सांस के द्वारा। और जिस वजह से अगर एनर्जी ऑक्सीजन के उपस्थिति में कोई काम ना हो, बिना ऑक्सीजन को हो, तो उसको हम बोलते हैं यह वायवीय शोषण, यह वायवीय शोषण, है ना, यानी बिना ऑक्सीजन के। यानी इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर हम पृथ्वी के नीचे कोई भी चीज़ होता है, जहाँ पे क्या होता है, मिट्टी में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुँचता, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे वायुमंडल में है। तो वहाँ पे कुछ भी एनर्जी हो रहा है तो क्या हो रहा है, बिना ऑक्सीजन का हो रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे यह वायवीय शोषण, है ना। और यहाँ जो चीज़ हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वायवीय शोषण के द्वारा हो रहा है। और ये कौन काम कर रहा है, ये कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है ना। तो ये चीज़ें हैं कि ऑक्सीकरण और ये इसके वजह से। और इसमें से क्या है कि एटीपी के बारे में अब थोड़ा सा आपको क्या होगा, पता कर लीजिए कि एटीपी का एक्चुअल में कार्य क्या होता है ना। इतना बात तो पता हो गया कि क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और वायवीय शोषण होता है।
और क्या होता है, जिससे क्या कन्वर्ट होता है एटीपी में। और ये सब सारा क्रिया कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। एटीपी का मतलब क्या है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। और ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है, जो हम खाना वगैरह खाते हैं उसी से। एटीपी क्या है, एटीपी हम क्या बोले, एडिसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एडिसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या करता है, ये क्या करता है कि वह रासायनिक क्रिया है, वह रासायनिक रूप है किसका, ऊर्जा का, ऊर्जा का, है ना, यानी ऊर्जा का वह रासायनिक रूप है ना, जिसका उपयोग क्या है, जिसका जो उपयोग है कोशिका अपने कार्यों के लिए करता है ना। यानी कोशिका, ये जो ऊर्जा है, ये जो एटीपी है, क्या करता है, कोशिका अपने कार्यों के लिए। जैसे जो हम खाना खाते हैं, तो खाना खाए तो वो एनर्जी कहाँ गया, कोशिका यूज कर लिया, और वही कोशिका मिलके ही तो हमारा शरीर बना है, हम हैं, है ना। तो वही जो यूज है, जो हमें एनर्जी प्राप्त होता है, वो एटीपी प्राप्त होता है, क्योंकि कोशिका उसका यूज ये कर लेता है। इसीलिए जो होता है कि अगर ज़्यादा एनर्जी है, जैसे आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ खरीदिएगा, है ना। तो अगर आपके पास एनर्जी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, एटीपी ज़्यादा है, तो आपका पास समझिए कि क्या है, ऊर्जा का करेंसी है, एनर्जी करेंसी है। तो एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी, ENER, एनर्जी करेंसी। यानी इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, ऊर्जा मुद्रा भी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, पावर हाउस भी बोल सकते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। किसको बोल सकते हैं पावर हाउस सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया को बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारा क्रिया कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका में। तो हम क्या बोलेंगे, पावर हाउस या कोशिका ऊर्जा का घर बोल सकते हैं, यानी कोशिका ऊर्जा का घर, है ना। तो जो भी आपको बताना है, बेसिकली आपको समझना है कि इसमें एनर्जी का जो काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। एक तो ये है पावर हाउस, या इसी को हम बोल सकते हैं एनर्जी हाउस, ये चीज़ें है ना। तो ये जो पूरा है वो क्या है, क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर है ना। दूसरा बात है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, वो है कि सेकेंड लार्जेस्ट भाग है सेल का, यानी कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो फर्स्ट कौन था, फर्स्ट था केंद्रक, हम वहाँ भी लिखा है हम न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है वो क्या है, 1 नंबर पर है, और ये क्या है, ये 2 नंबर पर है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इतना बात तो आपको क्या है कि पता चल गया, है ना। तो ये पूरा है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन कार्य क्या है, मेन कार्य है एनर्जी करेंसी, हाई एनर्जी वाला। और एनर्जी कब प्राप्त होता है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, रिएक्शन होता है ना। तो उसी को हम बोलते हैं क्या चीज़, बाबी रिएक्शन, यानी वायु के साथ होता है, वायु की उपस्थिति में होता है ना। तो ये भी चीज़ है। और किससे मिलता है, एटीपी मिलता है, और एटीपी को मिलता है एडिसिन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर है। और हम क्या पढ़े कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फिगर था, उसका झिल्ली को क्या बोलते थे, एक तो दोहरी झिल्ली की होती है, और उसकी झिल्ली को क्या बोलते थे, क्रिस्टी बोलते थे, है ना। और उसमें जो दर्भ है उसको क्या बोला जाता था, मैट्रिक्स। और उसमें एक डीएनए पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर जहाँ पे डीएनए पाया जाता है वो कहाँ है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसे हम एमडीएनए बोलते थे, है ना। उसमें राइबोसोम भी पाया जाता है, और उसका क्या कार्य है, जो एटीपी का निर्माण, और जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यहीं से हमें एनर्जी मिलता है, क्लियर है।
अगर आपको वायवीय श्वसन या वायवीय श्वसन समझ में नहीं आ रहा है तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में है उसको बोलेंगे हम वायवीय श्वसन। जैसे हम लोग काम करते हैं तो ऑक्सीजन के बिना काम नहीं कर सकते, तो क्या होगा, वो वायवीय श्वसन है ना। और अगर बिना ऑक्सीजन के जो जीव काम करता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, या वायवीय श्वसन। जैसे कीड़ा हुआ, जो हुआ ना, छोटे छोटे चीज़ है जो जीव जंतु है, तो वो सब जो है उसको या वायवीय श्वसन। हम आगे बात करेंगे भी इस पर डिटेल में, है ना। तो ये है पूरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दूसरे जिले में ही, वो पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में, लवक के बारे में, है ना। तो वैसे धीरे धीरे हम क्या पढ़ेंगे, पूरा जो कोशिका द्रव्य है या साइटोप्लाज्म है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो आज भर इतना ही, थैंक यू।